कोई इंसान या साधन आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको वो परिस्थितिवश वो चीज़ें सिखाएंगे। हो सकता है कि आपको वो चीज़ें धोखा खाने से मिले, हो सकता है वो चीज़ें कोई उस्ताद या गुरु धारण करने से मिले, ये भी हो सकता है कि वो चीज़ें किसी रिलेशनशिप से मिले, लेकिन मिलेंगी इंसान के थ्रू ही, जहां पे गुरु की 9वीं दृष्टि होगी। मंगल को अग्रेसिव प्लैनेट माना जाता है, तो सर इसकी स्पेशल दृष्टियां कौन सी हैं अदर देन 7th दृष्टि? सपोज किसी का मंगल तीसरे भाव में है, तो मंगल की 4थी दृष्टि होगी छठे भाव पे। तो छठा भाव है आपके अंडर काम करने वाले आपके एम्प्लॉइज का। तो ऐसे इंसान अगर अपने काम में होंगे और उसका कोई स्टाफ होगा, वो अपने स्टाफ से इमोशनली भी जुड़ा होगा, अपने स्टाफ के लिए प्रोटेक्शन का भी काम करेगा। शनि की कौन सी स्पेशल दृष्टियां होती हैं और सर कितना डरते हैं लोग शनि से? शनि जब भी किसी भाव को या ग्रह को तीसरी दृष्टि से देखते हैं तो कहते हैं कि उस भाव के प्रति कमाने लायक चीजों को सीख लो। ये शनि का छिपा हुआ मैसेज है तीसरी दृष्टि के द्वारा। Hello everybody, this is your host Rangoli Sharma and a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree। आज मैं एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ। आप सभी के सवाल होते हैं कि मेरी कुंडली में 12 भावों में से 12 हाउसेज में से ये हाउस खाली है, तो क्या इस हाउस का रिजल्ट मुझे नहीं मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का 7th हाउस खाली है तो उसे लगता है मेरी शादी नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ज्योतिष में एक और कॉन्सेप्ट है दृष्टि का, नज़र का। एक प्लैनेट एक घर में बैठ के दूसरे घर को भी देखता है और उसी प्रकार उस खाली हाउस के रिजल्ट्स भी आपको मिलते हैं। ये बहुत ही नुआंस्ड टॉपिक है, बट आई थिंक हम सभी को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आज हम मैजिकल दृष्टिज पर बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कहते हैं कि जुपिटर की पहली दृष्टि यानी 5वीं जो दृष्टि होती है जुपिटर की, जुपिटर जहाँ से बैठ के 5वें जो भाव है उसको देखता है, वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो आज हम ऐसी मैजिकल दृष्टिज की बात करेंगे, क्यों कुछ ग्रहों को जैसे मंगल, राहु, शनि, केतु, जुपिटर, इनको स्पेशल दृष्टियाँ मिली हैं। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंसाइटफुल होने वाला है और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं एंड यू लव हिज वीडियोस अ लॉट। वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट्स आल्सो। आई वुड लाइक टू वेलकम योगेश शर्मा सर ऑन स्पीकिंग ट्री। धन्यवाद, शुक्रिया रंगोली सर, बहुत अच्छा लग रहा है फिर से आए। प्लेजर इज माइन। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम दृष्टियों पे बात करेंगे। तो एक मैंने बेसिक टर्म्स में, एक लेमन टर्म्स में दृष्टि की डेफिनेशन बताई, बट मैं पहले आपके लेंस के थ्रू ये समझना चाहूंगी कि दृष्टि है क्या, फिर हम इंडिविजुअली हर प्लैनेट की दृष्टि को समझेंगे। जी डेफिनेटली। देखिए, दृष्टि, नजर, एस्पेक्ट, इसको जो मर्जी कह लीजिए, इसके पहले मायने समझिए क्या है कि प्लैनेट क्या है। एक सेलेस्टियल बॉडी है जिसका एक अपना प्रभाव है। जिस भी घर में प्लैनेट बैठा हुआ है उस घर के प्रति प्लेनेट वो अपने रिजल्ट देता है। लेकिन आज तो उन रिजल्ट्स की बात नहीं हो रही है। रिजल्ट की बात की जगह पे हम बात कर रहे हैं उसकी दृष्टि की। इसको समझना है ना, तो एक चीज समझ के चलिए कि जैसे घर के अंदर आपका एक राउटर लगा हुआ है और वाईफाई का सिग्नल है, तो ये दृष्टि जो है एक तरह से वो वाईफाई जैसा सिग्नल है। यानी कि जहां राउटर लगा हुआ है वहां पे तो उसके नतीजे आ रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन साथ वाले कमरे वाला टीवी भी चल रहा है उससे। वो कैसे है कि उसमें भी कैसे है कि एक कमरा है जिसके दरवाजे बंद हैं, वहां पे उसका सिग्नल प्रॉपर या नहीं पहुंच रहा है, लेकिन एक कमरा जो सीधा खुला हुआ है उसकी सीध में है, वहां पे उसके सिग्नल बड़े अच्छे से पहुंच रहे हैं। या इसको और तरह से लेके चलिए कि आपके घर में आपके माताजी एक कमरे में बैठ के मटर छील रहे हैं और दूसरे कमरे में बच्चे शरारत कर रहे हैं। अब आपके माताजी की सीधी दृष्टि बच्चों के एक्टिविटी जोन पे है। तो बच्चों की शरारत कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहेगी। ठीक उसी समय पे बच्चे किसी ऐसे रूम में हैं जहां पे माताजी उनको देख नहीं पा रहे हैं, तो उस केस में बच्चे खूब उत्पात मचा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। तो दृष्टि क्या करती है? दृष्टि किसी भी प्लेनेट के बिहेवियर को चेंज कर देती है। अब यहाँ पे केस 2 लीजिए कि उस रूम में बच्चे नहीं हैं, लेकिन माताजी फिर भी उस कमरे को देख रहे हैं। अब उस कमरे के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो उस कमरे के लिए अच्छी नहीं है, वो तो माताजी उसको भी सही कर देंगे। पर्दे खिसके हुए हैं, उसको सही कर देंगे।
उस कमरे के अंदर उनको लगता है कि कोई ऐसी हलचल हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, वो देख लेंगे, चेक कर लेंगे। तो खाली घर के ऊपर भी अगर प्लेनेट की दृष्टि होगी तो वो उस घर के प्रति, अब दृष्टि एक चीज से समझ के चलिए कि वो प्लेनेट अपनी एनर्जी उस घर में छोड़ रहा है जी। दृष्टि के ये मायने होते हैं सीधे सीधे। तो दृष्टियों की बात करें, हर प्लेनेट अपने से सीधे 180 डिग्री उल्टे घर को देखता ही देखता है जी। और ये तो वहां पर अपना प्रभाव देगा ही देगा। सूर्य अगर अपने से 7वें घर में देखेगा तो सूर्य की एनर्जी होती क्या है? सूर्य की एनर्जी होती है लाइट देने वाली। तभी तो सूर्य उगता है, सुबह तो दिन होता है ना जी। तो सूर्य जिस भी घर को देखेगा उस घर को अपनी एनर्जी से, अपनी दृष्टि से लाइटन अप कर देगा। यानी सूर्य जहां देखेगा वहां पे उस घर के प्रति क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। मंगल जिस घर को देखेगा, 7वीं दृष्टि की बात हो रही है, अभी स्पेशल दृष्टियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी हम 7वीं दृष्टि की बात कर रहे हैं। मंगल जिस घर को देखेगा उस घर को एनर्जी से भर देगा। मंगल एनर्जी है। चंद्रमा जिस घर को देखेगा उस घर के प्रति कोई ना कोई इमोशनल कनेक्ट बनाएगा जी। बुध जिस घर को देखेगा उस घर के अंदर अपनी चतुराई भरेगा। बृहस्पति जिस घर को देखेगा उस घर में अपनी विजडम ऐड कर देगा। शुक्र जिस घर को देखेगा उस घर की पैकेजिंग बेहतर कर देगा, उस घर को व्यवस्थित सुंदर बना देगा। राहु जिस घर को देखेगा, हालांकि मैं पर्सनली राहु और केतु की दृष्टियों को नहीं लेता हूं बीइंग छाया ग्रह। प्रैक्टिकली ये भी देखा गया है कि इनकी दृष्टियां बहुत ज्यादा असर नहीं देती हैं प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन अगर दृष्टियों के कॉन्सेप्ट को समझना है तो राहु जहां पे 7वीं दृष्टि देगा, हाँ, केतु तो उसे वहां से देखेगा, फिर सेम केतु उसको देखेगा। ठीक है, तो राहु जिस भी घर को 7वीं दृष्टि देगा उस घर के प्रति अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स, पैरेलल वेज टू डूइंग सम वर्क वो दे देगा। और केतु जिस घर को देखेगा उस घर के प्रति अपनी डिटैचमेंट वाली एनर्जी वहां पे भेजेगा। शनि जिस घर को देखेगा उस घर के प्रति या तो कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर देगा, डिसिप्लिन बना देगा, या फिर उस घर के प्रति किसी ना किसी चीज की कमी जरूर लेके आएगा। तो ये होता है कि प्लेनेट जब सीधे सीधे किसी घर को देख रहे होते हैं ना, वो दरअसल अपनी एनर्जी दे रहे होते हैं। सर, यहाँ हमने पॉजिटिव एनर्जी की बात की, बट आई एम श्योर जैसे सन और मार्स की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सन एरोगेंस भी देता है, मार्स आपको अग्रेसिव भी बनाता है। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कुंडली में सन और मार्स 7th हाउस को देख रहे हैं या 4th हाउस को देख रहे हैं तो वो फैमिली में या विवाह में अग्रेशन देंगे। डेफिनेटली। देखिए, मंगल का मांगलिक कॉन्सेप्ट जो होता है कि लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है, वो दरअसल मंगल के बैठे होने की पोजीशन पे नहीं, मंगल की दृष्टियों पे जुड़ा हुआ है। खाली मंगल एक घर में बैठ के किसी की शादी ब्याह को थोड़े खराब कर सकता है। तो ऐसा क्यों कहते हैं अगर मंगल 1st 4th 7th 8th 12th में हो तो ये आप मांगलिक हैं? बस हमने इसको इतना लिमिट कर दिया, बट हम दृष्टि की बात नहीं कर रहे। डेफिनेटली। अभी अगर दृष्टियों की बात करें तो प्लैनेट्स के अंदर स्पेशल दृष्टियां भी आती हैं। जी सर, हम मंगल की दृष्टि को, जब हम मंगल की बात करेंगे, जो आपने मुझे उसकी स्पेशल दृष्टि बताई, हम डिस्कस करेंगे। बट स्पेशल दृष्टि मैं मेरी ऑडियंस के लिए जानना चाहूंगी कि क्यों कुछ प्लैनेट्स को ही स्पेशल दृष्टियां मिली हैं। हाँ, प्लैनेट्स के अंदर क्या होता है कि अर्थ अपने ऑर्बिट जो है सूर्य के आसपास घूम रही है जी, और उस ऑर्बिट के अंदर कुछ प्लैनेट आते हैं जैसे कि मरकरी, वीनस, ये सूरज और अर्थ के बीच में आते हैं। इनको हम एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बोलते हैं इनर प्लैनेट। और फिर कुछ ऐसे प्लैनेट हैं जो पृथ्वी की परिधि से बाहर के प्लैनेट हैं, उनको आउटर प्लैनेट बोला जाता है। इनको और प्यारा तरीके से आपने समझना है ना, तो आप देखिए कि एक जलता हुआ बल्ब है, आप किसी चीज को, उस बल्ब की चीज को ऐसे रखिए जिसकी बैकग्राउंड में वो बल्ब हो, तो वो चीज आपको बुझी बुझी दिखेगी, पीछे से बल्ब ही चलता हुआ दिखेगा। तो जो इनर प्लेनेट है वो सूर्य की, उसकी बैकग्राउंड में हमें सूर्य दिख रहे हैं, तो वो प्लेनेट हमें बुझे हुए दिख रहे हैं। इनर प्लेनेट जो है, इसीलिए हमारे लिए लाइफ में आप इस तरह से लेके चलिए कि मैटर तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमारे जीवन पे एक लिमिट तक ही है, शुक्र का और बुध का। लेकिन जो आउटर प्लेनेट है, अब एक ही चीज को आप, जो बल्ब है उसके उल्टी दिशा में देखिए, अब आपको बल्ब नहीं दिख रहा, वो चीज आपको बड़ी ब्राइट दिख रही है। तो जो आउटर प्लेनेट है उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ के आप तक आ रही है। वो कौन से हैं? गुरु, मंगल और शनि। ये आउटर प्लेनेट है। तो ये जो आउटर प्लेनेट है ना, ये इतने पावरफुल हो जाते हैं हमारे जीवन के, हम इनको स्पेशल दृष्टियां भी दे देते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन को एक एंगल से, ज्यादा एंगल से प्रभावित करते हैं। बिल्कुल।
तो सर इसी से हम ये जो स्पेशल प्लैनेट्स की स्पेशल दृष्टिस की हमने बात की, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जुपिटर, आपके और मेरे फेवरेट प्लैनेट से शुरुआत करते हैं। कौन कौन सी इसकी दृष्टियां होती हैं, क्या मतलब होता है? पहली बात के जो 7वीं दृष्टि है उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि वो सभी की कॉमन है। हाँ, उसमें मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि जो 7वीं दृष्टि है वो तो जो प्लेनेट की अपनी नेचुरल एनर्जी होती है उसका एक पार्ट उस घर में पहुंच जाता है, लेकिन जो स्पेशल दृष्टियां होती हैं जुपिटर के पास होती है 5वीं और 9वीं दृष्टि जी। जैसे कि जुपिटर कुंडली में जहां पे भी बैठा है उस घर को भी गिनिए और उसके बाद अन्य 4 घर, यानी उस घर के समेत 5वां घर। यस, जुपिटर उस घर के ऊपर अपना विशेष प्रभाव छोड़ेगा। हाँ, अब ये प्रभाव जो है ना, यहाँ पे जुपिटर क्या करेगा, जुपिटर का तरीका है इंसान को बुद्धिमान बनाने का, इंसान को ज्ञानवान बनाने का, या इंसान को एक्सपैंड करने का। जिस घर पे भी जुपिटर की 5वीं दृष्टि आएगी, इंसान उस घर के प्रति अपने जीवन में विस्तार कैसे लेगा, नई नई चीजें सीखने के द्वारा। ओके। अब यहाँ पे जुपिटर कहेगा कि फैलने से पहले सीख लो फैलना कैसे है। ग्रीड छोड़ो, चीजों को समझो। सपोज करिए किसी के जुपिटर जो है लग्न में नहीं, आप किसी और भाव में इमेजिन कर लीजिए कि किसी के जुपिटर जो है वो चतुर्थ भाव में है, चौथे भाव में है। अब यहां से जुपिटर की 5वीं दृष्टि होगी 8वें भाव पे। अब 8वां भाव किस चीज का है? ऑकल्ट, रिसर्च, ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी चीज को बहुत गहराई से समझने का, किसी भी चीज को जड़ों से समझने का। उत्पत्ति कहां से हुई, एवोल्यूशन क्या हुई चीज को, किस पाथवे से ये चीज जा रही, इसका पैटर्न क्या है, यानी बर्ड आई व्यू। मुझे तो दूर से देखना है ये पैटर्न क्या है चीजों का, जिसको एरियल व्यू बोलते हैं। ये होता है 8वां भाव। अब जुपिटर किसी के चौथे भाव में है तो वो इंसान क्या करेगा कि किसी भी चीज को जब सीखना शुरू करेगा ना, ये नहीं करेगा कि 4 किताबें पढ़ ली, 2 वेबसाइट देख ली और सीख लिया। नहीं, मुझे शुरू से शुरू करना है। हाँ, जड़ तक जाएगा, जड़ तक जाना है। यस। और जब वो उसकी जड़ों तक चला जाएगा, अब ये जुपिटर ऐसे स्विच उसको एक्सपेंड करना शुरू कर देगा। अब वो इंसान अपने फील्ड में स्कॉलर कहलाना शुरू हो जाएगा और वो इंसान जो है अपने जीवन में एक विस्तार पाना शुरू कर देगा। लेकिन यहीं पे रुकिए, या अगर इंसान के चौथे भाव में जुपिटर है और वो इंसान किसी भी चीज में रिसर्च करने से, डीप जाने से मना कर देता है, मना कर सकता है। क्यों? एस्ट्रोलॉजी में 60 से 65% फ्री विल है, बिल्कुल 35 से 40% प्रारब्ध है। और सर दूसरे प्लैनेट्स की भी तो दृष्टियां हैं, और भी तो प्रभाव है, तो इंसान की फ्री विल भी तो है। वो मना कर देता है, मैं नहीं डीप जाऊंगा, तो अब वो इंसान जो है उस फील्ड में ग्रो नहीं कर सकता। अब जुपिटर की फ्री विल काम आएगी, अब जुपिटर उसको विस्तार नहीं लेने देंगे। जुपिटर कहते हैं कि मैं जहां पे 5वीं दृष्टि दे रहा हूं वहां पे आपको चीजों को पहले समझना है, वहां पे आपको चीजों को सीखना है। 5वीं दृष्टि जुपिटर की जहां पे होती है, आपको उस भाव के जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, कारक होते हैं, उनको सीखना पड़ता है, उनको जानना पड़ता है। नेचुरली नहीं मिलता है, नेचुरली नहीं मिलता है। बिल्कुल, आपको एक प्रोसेस से, स्ट्रक्चर से उनको सीखना पड़ता है। जब आप सीख लेते हो तो फिर जुपिटर एक्टिवेट होता है। जुपिटर का मेन तत्व होता है आपको विस्तार देना, आपको जीवन में ग्रोथ देना, एक्सपैंड करना। विजडम जुपिटर का पार्ट है, लेकिन कौन सी विजडम जो आपको एक्सपैंड करवाती है। तो जहां जहां पे जुपिटर की 5वीं दृष्टि होगी वहां वहां पे जुपिटर क्या करेगा, आपको सीखने के लिए मजबूर करेगा। इसी केस स्टडी को थोड़ा सा पीछे ले जाइए। जुपिटर चौथे भाव में नहीं है, 3रे भाव में है जी। अब जुपिटर की 5वीं दृष्टि होगी शादी के भाव पे, 7म भाव पे। तो इसके मायने क्या होंगे? इसके मायने होंगे कि इस इंसान को अपने स्पाउस से शादी के बाद जीवन में लाइफ लेसन्स मिलेंगे, और उन लाइफ लेसन्स को अगर वो समझेगा तो उसके जीवन को विस्तार मिलेगा। अगर वो लाइफ पार्टनर के साथ उलझा रहेगा, एक ईगो लेके आएगा, मुझे इससे कुछ नहीं समझना सीखना, इसने नहीं बदला मेरी लाइफ को, मैं सीखा सिखाया हूं, तो उसकी लाइफ रुक जाएगी वहां पे। तो जुपिटर की 5वीं दृष्टि यहां पे है, जहां पे भी है वहां पे आपको ईगो छोड़ के चीजों को सीखना है। जब आप स्कूल जाते हो तो ईगो साथ लेके जाते हो। 5वां भाव कुंडली का आपके स्कूलिंग का है, आपके एजुकेशन का है। तो जहां पे एजुकेशन लेनी होती है वहां पे ईगो नहीं चलती। बिल्कुल, या तो ई फॉर ईगो ले लो या ई फॉर एजुकेशन ले लो।
तो जुपिटर कहता है कि मेरा जो ई है वो एजुकेशन है, ईगो नहीं है। जहां पे इसकी 5वीं दृष्टि होगी वहां ईगो छोड़ के उस भाव के तत्वों को समझ लो, आपके जीवन को विस्तार मिल जाएगा। वाह सर, मैंने ये भी सुना है कि जुपिटर की जो भी दृष्टियां हैं उनमें से 5th दृष्टि ही सबसे ज्यादा बेनिफिक होती है, ऐसा नहीं है। ओके, इट्स अ 5वीं, ये मिथ है, ये टोटल मिथ है। जुपिटर की जो दोनों दृष्टियां हैं ना, 5वीं और 9वीं, ये अपने अपने लेवल पे बहुत इवॉल्व्ड दृष्टियां हैं। ओके। और अपनी अपनी तरह से स्केल बढ़ता है इनका। 5वीं दृष्टि जुपिटर की इनिशियल दृष्टि है। जब 9वीं दृष्टि आती है ना, ये जीवन को और ही दिशा में ले जाती है। अब जुपिटर की जहां पे 9वीं दृष्टि होगी वहां पे क्या होगा, उस भाव के प्रति जुपिटर जीव कारक है। एक चीज याद रखिएगा, जीव कारक का मतलब क्या है, जुपिटर जो भी कृपा देता है ना, कोई जीव रूप में आता है कृपा देने के लिए। तो जुपिटर की जहां पे 9वीं दृष्टि होगी वहां पे आपको जीवन की हायर नॉलेज मिलेगी। वहां पे आप जीवन में एक्सपेंड करोगे और बेहतर तरीके से चीजों को जानने से, और वो चीजें अपने आप प्रोसेस से नहीं जानोगे। कोई इंसान या साधन आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको वो परिस्थितिवश वो चीजें सिखाएंगे। हो सकता है कि आपको वो चीजें धोखा खाने से मिले, हो सकता है वो चीजें कोई उस्ताद या गुरु धारण करने से मिले, ये भी हो सकता है कि वो चीजें किसी रिलेशनशिप से मिले, लेकिन मिलेंगी इंसान के थ्रू ही। जहां पे गुरु की 9वीं दृष्टि होगी, कोई ना कोई इंसान लाइफ में ऐसा आएगा जो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, हायर नॉलेज देगा, और फिर आप अपने जीवन में विस्तार को पाओगे। तो यहाँ पे इंसान का गुरु रूप में, स्पेशली गुरु नहीं भी हो सकता है, लेकिन काम वो आपके लिए गुरु का ही करेगा। किसी ना किसी फॉर्म में गुरु बनकर ही आएगा। तो एस्ट्रोलॉजी जो लर्नर्स हैं उनको सीखने में कहाँ परेशानी हो जाती है, जब दोनों दृष्टियों को समान रूप से वो ले लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जुपिटर की दृष्टि है, इसका भला ही होगा। अरे कैसे भला होगा? एक जगह पे भला होगा चीजों को सीखने से, दूसरी जगह पे भला होगा चीजों के हायर नॉलेज को, हायर लेवल को जानने से। अब यहाँ पे उदाहरण ले लीजिए कि जुपिटर किसी के 4थे भाव में है, तो उसके वहां पे गुरु की दृष्टि 12वें भाव पे जाएगी। 12th हाउस में 9वीं दृष्टि होगी। हाँ जी, 9वीं दृष्टि होगी। अब इस इंसान को किस तरह से हायर नॉलेज मिलेगी? मे बी उसको कमाई करने के लिए फॉरेन लैंड में जाना पड़े, या मे बी 12वां भाव आइसोलेशन का है, उसको अपने लिए जीवन में आइसोलेशन जो है इस तरह से तलाशनी होगी कि उसके जीवन में हायर नॉलेज आए, वो जीवन में एक्सपेंड करे। इसके कुछ और मायने भी हो सकते हैं। इसका सबसे बड़े मायने क्या हो सकते हैं? 12वां भाव खर्चों का भी है। उसके जीवन में उसके द्वारा किए गए खर्चे उसको लाइफ लेसन्स दे सकते हैं। बिल्कुल, या फिर उसे फॉरेन में जाके कोई गुरु मिल जाए इन सम फॉर्म। ये देखिए, ये तो बिल्कुल वो पहले वो 2 दूनी 4 वाली चीज हो गई ना। इसको इन डेप्थ जाते जाएंगे ना, तो जितने जितने 12वें भाव की ट्रेसेस है ना, प्याज की परतों की तरह वो निकलती चली जाएंगी। कई बार क्या होता है कि खर्चा सिर्फ पैसे का नहीं होता, खर्चा आपके टाइम का भी होता है। कई बार किसी ऐसी चीज पे टाइम को स्पेंड कर देना जो आपको जीवन में हायर नॉलेज की तरफ ले जाए। किसी इंसान के पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट कर देना, किसी वेस्ट नहीं। जब जुपिटर दृष्टि देगा वो वेस्टेज नहीं करवाता है, जुपिटर इन्वेस्ट करवाता है। वेस्टेज राहु करवाएंगे, वेस्टेज शनि करवा सकते हैं। जुपिटर हर जगह पे आपको सिर्फ निवेश करवाएगा। तो जुपिटर की जो 5वीं और 9वीं दृष्टि है, ये इनका एक बेसिक फर्क है। सर, इसी से मैं जुपिटर के बारे में एक चीज और पूछना चाहूंगी। ऐसा कहते हैं ना, जुपिटर जिस भाव में बैठता है उस भाव का विनाश करता है। हमने दृष्टि, ये एक मिथ है। ये भी मिथ है। ये मिथ है। जुपिटर जिस भाव में बैठता है वो कारक भाव नाशे। हाँ, जुपिटर जिस भाव में बैठता है उसका नाश करता है। ये मिथ है, ये मिथ है। मैंने अपने करियर में हजारों कुंडलियां देखी हैं, हजारों। मैं वो बोस्टिंग नहीं करूंगा कि मैं 1,00,000 1.5 लाख वाली बातें, क्योंकि उसका बाद में हिसाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जितनी भी कुंडलियां देखी हैं उसमें इन चीजों को अप्लाई किया, क्योंकि जब मैं 31 साल पहले सीखने के, अभी भी सीख ही रहा हूं वैसे, बिल्कुल इनिशियल लर्निंग में था, तो यही मैंने भी सुनने में पाया था कि जुपिटर जिस भाव में बैठता है उसका नाश करता है, जो अपने आप में बिल्कुल गलत चीज है। जुपिटर है ही कृपा कारक। जुपिटर इज अ पॉजिटिविटी मैग्नीफाइंग लेंस, जहां पे बैठेगा वहां पे पॉजिटिविटी ही देगा। लेकिन जुपिटर की एक आदत है कि कहीं ना कहीं चीजों में अहंकार या एक थोड़ी अकड़ सी ले आता है, ज्ञान का घमंड। हाँ, वो ले आता है।
इंसान उस चीज को समझ ले और उस चीज को सही कर ले, तो जुपिटर हमेशा फायदा ही देते हैं। मैरिड लेडीज के केस में कहते हैं कि किसी भी लेडी के चौथे भाव में जुपिटर हो, उसकी शादीशुदा जिंदगी के सर्व अरिष्टों का नाश हो जाता है, उसकी मैरिड लाइफ कभी खराब नहीं होने देता। दिक्कत आ सकती है, सॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जुपिटर सुख के स्थान में बैठा है, सुख को बढ़ा रहा है। यस। तो जुपिटर भावनाश नहीं करता है। खैर, हम फिर से मुद्दे से भटक जाएंगे। दृष्टियों की बात हो रही है, तो 5वीं और 9वीं दृष्टि जो जुपिटर की है, ये जो स्पेशल दृष्टियां हैं, ये इस तरह से हमारे जीवन में काम करती है। बहुत सुंदर। तो हमने जुपिटर की 5th और 9th दृष्टि की बात की, इसी से हम मंगल की दृष्टि पर आते हैं। मंगल उग्र प्लैनेट है, जैसे जुपिटर बहुत ही बेनिफिक प्लैनेट था, मंगल को अग्रेसिव प्लैनेट माना जाता है। तो सर, इसकी स्पेशल दृष्टियां कौन सी हैं अदर देन 7th दृष्टि? हाँ जी, मंगल की जो 7वीं दृष्टि के अलावा 2 दृष्टियां, वो है 4थी और 8वीं दृष्टि। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो मंगल की 4थी दृष्टि है, मंगल की एनर्जी क्या है? गुस्से वाली। मंगल की एनर्जी है किसी भी चीज को फोर्सफुली असर्टिव वे से करवाना। अब मंगल जब किसी भी घर को 4थी दृष्टि देते हैं, तो क्या करते हैं? ये पहली बात तो यह है, मंगल को समझिएगा, मंगल प्रोटेक्टर भी हैं। तभी जितने भी हमारे प्रोटेक्टर होते हैं ना, पुलिस सर्विसेज, हमारी आर्मी सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, हमारे प्रोटेक्टर वो मंगल से जुड़े हुए होते हैं। तो मंगल की एनर्जी प्रोटेक्टिव भी है, 4था भाव प्रोटेक्शन का भी है। मंगल की 4थी दृष्टि जहां पे होगी, मंगल अपने तरीके से उस एरिया को प्रोटेक्ट भी करेगा, फोर्सफुली प्रोटेक्ट करे, सिक्योरिटी देगा उस एरिया को, उस एरिया से इमोशनली जुड़ेगा भी, जो मंगल की नेचर नहीं है, लेकिन मंगल 4थे भाव से जुड़ेगा। सपोज किसी का मंगल 3रे भाव में है, तो मंगल की 4थी दृष्टि होगी 6ठे भाव पे। तो 6ठा भाव क्या है? आपके अंडर काम करने वाले आपके एम्प्लॉइज का। तो ऐसे इंसान अगर अपने काम में होंगे, उसका कोई स्टाफ होगा, वो अपने स्टाफ से इमोशनली भी जुड़ा होगा, अपने स्टाफ के लिए प्रोटेक्शन का भी काम करेगा। मे बी उनके लिए इंश्योरेंस का कवर लेके रखे, उनके फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा करे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ करे, जहां पे उनके लिए दिक्कत आती है उनके सामने पहले, उनसे पहले खड़ा हो कि दिक्कत पहले मेरे से होकर गुजरेगी। ये नेचर बनेगी मंगल की। सर, अनफॉर्चुनेटली हम ना मंगल, शनि, राहु की, तो उनको सिर्फ नेगेटिव ही समझते हैं, तत्वों को सिर्फ नेगेटिव समझते हैं। लेकिन मंगल का एक और केस है, पहले मंगल की स्पेशल दृष्टियां डिस्कस करके, मंगल का मांगलिक होना भी इसकी दृष्टियों से ही जुड़ा हुआ है। तो 4थी दृष्टि के साथ साथ मंगल की 8वीं दृष्टि भी होती है। अब 8वीं दृष्टि पे मंगल थोड़ा भयंकर हो जाता है, क्योंकि 8वां घर को मृत्यु भाव भी बोला जाता है। मृत्यु भाव नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव, बदलाव का भाव। जीवन में जितने भी अर्थक्वेक आते हैं ना, उनका एपिसेंटर 8वां भाव होता है। तो मंगल जब 8वीं दृष्टि जिस भाव पे देता है ना, उस भाव के प्रति कोई ना कोई विस्फोट, कोई ना कोई टर्बुलेंस जरूर लेके आता है। हमने 3रे भाव के मंगल की बात की थी। अब 3रे भाव के मंगल की 8वीं दृष्टि होगी कुंडली के 10वें भाव पे। तो ऐसे इंसान के काम कारोबार में कोई टर्बुलेंस इतनी बड़ी आएगी कि जैसे उसका काम कारोबार का लेवल ही चेंज हो जाएगा। 4थे भाव में मंगल सॉफ्ट थे, 4थी दृष्टि में मंगल सॉफ्ट थे, लेकिन अब 8वीं दृष्टि में मंगल सॉफ्ट नहीं होते। यहाँ पे मंगल किक देते हैं, मंगल उड़ा देते हैं कई बार। तो अब यहाँ पे जो मैं केस स्टडी ले रहा हूँ कि 10वें भाव में मंगल की दृष्टि कौन सी होगी? 8वीं दृष्टि। जो हम केस ले रहे हैं कि सपोज किसी के मंगल 3रे में है, तो अब उसके करियर में मंगल इतना बड़ा बदलाव लेके आएंगे, और वो पीसफुल बदलाव नहीं होगा, टर्बुलेंट बदलाव होगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर मंगल अच्छे हैं, या वो भाव में मंगल की नेचुरल एनर्जी अच्छी है, तो वो उसकी फेवर में ही सेटल होगा। लेकिन हमेशा 8वीं दृष्टि फेवर में सेटल करवाए ये जरूरी नहीं है। लेकिन मंगल की 8वीं दृष्टि जहां पे होगी, वहां पे पेन आने के बाद ही जिंदगी में सेटलमेंट्स होंगी। बिल्कुल। और फिर यही एनर्जी जो है ना, ये मांगलिक योग को, या मांगलिक दोष जिसको बोला जाता है, उसको भी क्रिएट करती है। वाह, तो मतलब सर एक तरह से अच्छा ये है कि पहले आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और फिर आपको कहीं ना कहीं मंगल की वो ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि इतनी एनर्जी मिल रही है। देखिए, ये तो कई साल बाद हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब उस पेन के दौर से गुजरना पड़ेगा तो किसी को अच्छा नहीं लगता। ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में बड़ा जेंटल वर्ड है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है, ये बड़ी पेनफुल होती है। फिनिक्स बर्ड याद है? फिनिक्स बर्ड की कहानी में क्या है कि जो पक्षी पहले राख बना, राख से फिर से वापस फिनिक्स बना। तो पहले राख बनना पड़ता है, ट्रांसफॉर्मेशन फिर होती है। तो 8वीं दृष्टि पहले राख बना देती है, फिर ट्रांसफॉर्म करवाती है।
बिल्कुल जी। सर, आपने एक बात कही कि मंगल की दृष्टियों से ही हम मांगलिक का पता लगाते हैं। यूजुअली हमें लगता है कि अगर मंगल मान लो फर्स्ट में बैठ गया, फोर्थ में बैठ गया, सेवन में बैठ गया तो इंसान मांगलिक हो गया, लेकिन ऐसे तो कितने लोग मांगलिक होंगे ना। नहीं, मांगलिक हुए। हाँ। अब मंगल दोष ही क्यों बनाएगा, शनि दोष क्यों नहीं बनाएगा, गुरु दोष क्यों नहीं बनाएगा, सूर्य दोष क्यों नहीं बनाएगा? Right. क्योंकि मंगल की दृष्टियां जहां पे होंगी वहां पे असर्टिवनेस होगी, फोर्सफुलनेस होगी। और गृहस्थी की सबसे बड़ी दुश्मन फोर्सफुलनेस होती है, खुद को पार्टनर के ऊपर एजर्ट करना, फोर्स करना। मंगल सपोज करो किसी के लगन में बैठा हुआ है और चौथी दृष्टि दे रहा है फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस क्या होता है? सुख का स्थान। अब यहां पे मंगल क्या करेगा? ओवर प्रोटेक्टिव बन सकता है, ओवर ऑब्सेसिव बन सकता है, जिसकी वजह से मैरिड लाइफ में दिक्कतें हो सकती हैं। फिर मंगल की 7वीं दृष्टि जो लाइफ पार्टनर के ऊपर खुद को फोर्स कर सकती है। बिल्कुल। फिर मंगल की 8वीं दृष्टि जो है यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8वीं दृष्टि जो है लाइफ पार्टनर के कुटुंब के घर पे है। किसी का 8वां घर लाइफ पार्टनर के परिवार का घर होता है। बिल्कुल। तो इसी तरह से मंगल के घर बदलते जाइए, तो उसकी 4th, 7वीं, 8वीं दृष्टियां देखते जाइए किन घरों पे हैं। ये सारी की सारी दृष्टियां किसी भी इंसान के मैरिड लाइफ के जरूरी घरों से जुड़ी हुई होती हैं। इंटरेस्टिंग। तो इसीलिए मंगल की दृष्टियों की वजह से ही मांगलिक दोष जो है बहुत फेयरफुल दोष बना। तभी कहते हैं कि सामने वाले के चार्ट में भी मंगल स्पेशल पोजीशन पे हो तो आपस में ये दोष कट जाएगा। बिल्कुल। तो जिंदगी बैलेंस हो पाएगी। तभी प्रेफर किया जाता है कि जो मांगलिक दोष वाला इंसान है उसका मांगलिक दोष वाले इंसान से ही शादी हो, ताकि गृहस्थी जो है वो बैलेंस्ड बनी रहे। बिल्कुल, क्योंकि मंगल की एनर्जी को मैच करना इट्स अ बिट डिफिकल्ट। सर, इसी से अब हम शनि की स्पेशल दृष्टियों की बात करते हैं। हमने जुपिटर और मार्स की दृष्टि की बात की, शनि की कौन सी स्पेशल दृष्टियां होती हैं और सर कितना डरते हैं लोग शनि से? शनि की दृष्टि 3, 7, 10, 7वीं की तो बात हम कॉमन होने की वजह से नहीं कर रहे हैं। तो शनि की पहली दृष्टि आती है स्पेशल, तीसरी दृष्टि। जब शनि तीसरी दृष्टि से किसी भी प्लेनेट को देखते हैं तो शनि पहली तो बात है, शनि का कारक क्या है? शनि का कारक है कर्म करना, काम करना, मेहनत करना। अब शनि जिस भी भाव को तीसरी दृष्टि से देखते हैं वो कहते हैं कि इस भाव के प्रति कोई ना कोई ऐसी स्किल आपको सिखाऊंगा जो जिंदगी में आपको काम कारोबार में काम आए। तो एक चीज याद रखिएगा, शनि की जिस भी भाव या ग्रह पे तीसरी दृष्टि होगी, शनि अपनी दृष्टि के थ्रू कहते हैं कि उस भाव के प्रति कुछ ऐसे ज्ञान या चीजें सीख लीजिए जो जिंदगी में आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएं, आपके काम आए। या फिर उस शनि का एक और मतलब भी है, सिर्फ मेहनत करना शनि का मतलब नहीं है। शनि का मतलब है SOP बनाना, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। SOP क्या होती है? जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियों में एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि सुबह कार्ड पंच करना है, आके अपने आपने लॉग इन करना है, उसके बाद को पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है, जाके अपने आ जाती बार रिपोर्ट करना है, उसके बाद एग्जिट पंच करना है। ये कंपनी का SOP हो गया। एयरलाइन में एयरलाइन वालों का SOP होता है, ट्रेन में ट्रेन का SOP होता है। और जो इंसान अपने जीवन में कामयाब होता है पर्सनल लाइफ में भी उसका SOP होता है। तो अभी मैं हाल ही में एक चर्चा में कह रहा था कि घर में हमारे मदर का भी एक SOP होता है कि सोने से पहले घर के दरवाजे कुंडियां चेक करते हैं, सारी बिजली ऑफ है चेक करते हैं, दूध फ्रिज में रख दिया है कि नहीं वो चेक करते हैं, वो घर का SOP है। शनि SOP है। अगर आपने अपनी जिंदगी में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं बनाया है तो शनि खराब हो रखे हैं आपके। शनि थर्ड दृष्टि जिस भी घर में देखता है उस घर के प्रति एक SOP बनाता है। अगर उस भाव के प्रति एक स्ट्रक्चर बना लोगे, उस भाव को सीखने के लिए एक आपने डिजाइन बना लिया, तो शनि की ये तीसरी दृष्टि आपकी जिंदगी में अर्निंग कैपेसिटी बना देगी आपकी। तो शनि जब भी किसी भाव को या ग्रह को तीसरी दृष्टि से देखते हैं तो कहते हैं कि उस भाव के प्रति कमाने लायक चीजों को सीख लो। ये शनि का छिपा हुआ मैसेज है तीसरी दृष्टि के द्वारा। तो अगर मैं तीसरी दृष्टि को कंक्लूड करूं सैटर्न की, तो वो स्ट्रक्चर देगा आपको उस हाउस से रिलेटेड। हाँ, सीखने लायक। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब शनि की जहां 10वीं दृष्टि होती है, शनि सिखाते नहीं है, वहां पे करवाते हैं। शनि कहते हैं ये आपका प्रारब्ध है, ये आपको करना पड़ेगा। जिस भी भाव पे शनि की 10वीं दृष्टि होती है, अब शनि कहते हैं कि ये आपका कुछ ना कुछ पिछले जन्म का पेंडिंग कर्म है कि इस भाव के कर्म आपको करने ही पड़ेंगे। इस भाव की जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ेंगी। आपको इसका रिवार्ड, इसकी सैलरी, इसका इनाम मिले ना मिले,
आप रो के करो, आप हंस के करो, इस भाव के कर्म आपको करने पड़ेंगे। अगर हंस के कर लोगे कई कर्म कट जाएंगे, रो के करोगे वो कर्म बढ़ते जाएंगे। तो जिस भी ग्रह या भाव पे शनि की दृष्टि होती है, उस भाव के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को, उस भाव के प्रति करने वाले कामों को अपना कर्म मान के चलिए जी। आप फिर वहां पे ये कंप्लेंट नहीं कर सकते कि मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि शनि ने आपको वो आपका प्रारब्ध दिया है, आपका हाँ वो कर्म दिया है, किसी स्पेशल रीजन की वजह से आपको ये एंगल मिला है। तो दृष्टियां जो हैं ये ऐसे ही नहीं दे दी गई, हजारों सालों तक स्काई को रीड किया गया, उसके हमारे जीवन पे पड़ने वाले प्रभावों को रीड किया गया। हम तो एक लकी जनरेशन है, हमें तो बना बनाया सब कुछ मिल गया, हमें तो बस डीकोड करके उसको एज इट इज और सीखना है और समझाना है। लेकिन जिन्होंने ये बनाया, ये किसी एक जनरेशन का काम नहीं था, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जब आकाश को लगातार रीड किया गया और उसके बाद नोट किया गया कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पे क्या स्पेशल पोजीशन अटेन करता है और कहाँ पे देख के चीजों में फर्क डालता है, तब हमें पता चलता है कि कोई प्लेनेट किस पोजीशन पे बैठा है और कितना ताकतवर है कुंडली में। वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन सर। तो सर हमने स्पेसिफिकली डिफरेंट प्लैनेट्स की दृष्टि को डिस्कस किया ना। आई एम श्योर कि जो भी व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो अपनी कुंडली को जब मैच करेंगे तो उन्हें ये दिखेगा अपने चार्ट में कि एक घर पे बहुत सारे प्लैनेट्स की दृष्टि है, तो क्या वो घर बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा? डेफिनेटली। इसको फिर से रियल टाइम एग्जांपल से लेके चलिए कि एक ही कमरे पे माता जी की भी दृष्टि है, पिताजी की दूसरे कमरे से दृष्टि है जी, और आपके किसी भाई बंधु की एक और कमरे से दृष्टि है, तो वो तो कमरा स्पेशल अटेंशन का विषय बन गया ना। जिस भी घर पे मल्टीपल प्लैनेट्स की दृष्टियां होती हैं वो आपकी जिंदगी का एक मेन फोकस एरिया बन जाता है। अब वो घर आपसे कुछ ना कुछ कार्यवाही मांग रहा है, कई प्लैनेट वहां पे अपनी एनर्जी देके आपसे वो कोई पर्टिकुलर काम करवाना चाह रहे हैं। सपोज करिए कि ये मल्टीपल प्लैनेट्स की दृष्टि अगर आपकी कुंडली के 11वें भाव पे जा रही है, तो 11वां भाव सिर्फ आपके इनकम या लाभ का भाव नहीं है, 11वां भाव है जो आपने सीखा है वो आगे जगत को बांटना है। 11वां भाव है आपको अपना पैसा कमाने से पहले एक नेटवर्क बनाना है जो बाद में आपकी नेटवर्थ बनाएगा। तो ये आपसे स्पेशल अटेंशन मांग रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ अगर कमाई की तरफ जाओगे तो ये दृष्टियां जो हैं आपके जीवन में कोई फर्क नहीं ला पाएंगी, बल्कि आपके पेंडिंग कर्मस बढ़ते जाएंगे। ये दृष्टियां आपका जीपीएस है, आपको किसी एक दिशा में जाने के लिए कह रही हैं। आपका जो मैप में जीपीएस बता रहा है, अगर आप उल्टी दिशा में जाओगे तो भटक ही जाओगे ना। तो ये दृष्टियां कह रही हैं कि आपको पहले नेटवर्क बनाना है, लोग कमाने हैं, पैसा कमाया जाएगा। अगर आप लोग कमाने की जगह पे पैसा कमाने की तरफ जाओगे तो ना लोग कमा पाओगे ना पैसा कमा पाओगे। तो दृष्टियां अगर मल्टीपल दृष्टियां किसी एक भाव पे पड़ रही हैं तो उस भाव के प्रति वो आपसे और ज्यादा एफर्ट और ज्यादा फोकस मांग रही हैं। सर आपने एक बात ये भी कही थी कि राहु केतु की दृष्टि में आप पर्सनली बिलीव नहीं करते, और राहु केतु से लोग इतना डरते हैं, उन्हें लगता है कि राहु जहाँ बैठ गया, केतु जहाँ बैठ गया, वहाँ तो उन्हें डर है ही उस भाव से रिलेटेड, पर अब वो दृष्टि भी डाल रहा है तो वहाँ भी लोगों में कंफ्यूजन होता है। तो इसको मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगी। डेफिनेटली देखिए, राहु और केतु छाया ग्रह हैं। इनकी अपने आप में एग्जिस्टेंस जिस भी भाव में होती है या उस भाव का राशि लॉर्ड कहीं ना कहीं से प्रभावित होता है। इनकी दृष्टियों को प्रैक्टिकली आप जितना भी लेके चलेंगे प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी नहीं आती है। तो राहु केतु की दृष्टियों को मैं अपनी ऑडियंस से भी अनुग्रह करूंगा कि एक बार इनकी दृष्टियों को आप आजमा के भी देखिए और इग्नोर भी करके देखिए, आपके फलित में डेफिनेटली जो है कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। राहु की एग्जिस्टेंस जिस घर में बैठे हुए हैं, और स्पेशली जिस घर में बैठे हुए हैं ना, क्योंकि राहु केतु की अपनी राशि कोई नहीं है, इनके राशि लॉर्ड को, उस ग्रह को ये प्रभावित करते हैं। राहु केतु क्या है? चंद्रमा का जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है उसके नॉर्थ नोड को राहु बोला गया, साउथ नोड को केतु बोला गया। चंद्रमा क्या है? हमारा मन। राहु और केतु हमारे थॉट प्रोसेस के ही दो हिस्से हैं। तो छाया ग्रह हैं, क्योंकि ये आउटर प्लेनेट में भी नहीं आते, इनर प्लेनेट में भी नहीं आते, तो इनको स्पेशल दृष्टियां जो है एज पर पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट दे दी गई। लेकिन एज सच इनकी दृष्टियां कोई बहुत मैटर नहीं करती हैं। इनको बृहस्पति वाली 5वीं और 9वीं ही स्पेशल दृष्टि नॉर्मली दी गई है। जी सर, बहुत से लोग जब अपना चार्ट देखेंगे तो उन्हें बहुत से प्लैनेट एक हाउस में भी दिखते हैं, और अब हमने दृष्टियों की भी बात करी, सो आई थिंक ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो मैं मेरी ऑडियंस के लिए जो अपना चार्ट इस पॉडकास्ट के साथ मैच कर रहे हैं, दृष्टि और युति, इनमें डिफरेंस समझना चाहूँ। हाँ
देखिए युति क्या होती है? कंजंक्शन, मतलब कि एक साथ एक ही घर में 2-3 प्लेनेट बैठे हुए हैं, ज्यादा प्लेनेट बैठे हुए हैं, वो क्या जो हो जाती है कंजंक्शन या युति। और एक ही घर को कोई प्लेनेट दूर से बैठा हुआ देख रहा है, वो हो जाती है दृष्टि। तो जो युति होती है वो आप समझ लीजिए रूम शेयरिंग है, कि एक रूम के अंदर कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। तो एक रूम के अंदर कितने सारे लोग बैठे हुए हैं और कोई दूर से उस रूम को देख रहा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उस रूम के हालात बताइए जिसको सिर्फ दृष्टि हो रही है, और जिस रूम के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो उस रूम के रिसोर्सेज को भी कंज्यूम करेंगे, उस रूम की अच्छी या बुरी हालत के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार होंगे। तो युति जो है ये एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जब प्लेनेट एक साथ एक घर में इकट्ठे होते हैं ना, तो किसी एक प्लेनेट का रूपरेखा नहीं रहती। जैसे कि एक ही घर के अंदर अगर गुरु हैं, मंगल हैं और साथ में शनि है, गुरु विजडम दे रहा है, मंगल एनर्जी दे रहा है, और शनि जो है वो किसी चीज की कमी भी दे रहा है और स्लो भी कर रहा है। तो अब ना गुरु गुरु रह जाएगा, ना मंगल अकेला मंगल रह जाएगा, ना अकेला शनि रह जाएगा। बिल्कुल। अब शनि की ठंडी ऊर्जा के साथ मंगल की एनर्जी ऐड हो गई। हाँ। और गुरु के ज्ञान के साथ साथ शनि का स्ट्रक्चर भी ऐड हो गया। तो ये एक नई तरह की फिगर बन के सामने आती है, एक न्यू एनर्जी आ जाती है। लेकिन ये एनर्जी दृष्टि में नहीं होती। दृष्टि में बिल्कुल कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है। उस घर के गुण तत्व बने रहते हैं, उस घर के गुण तत्व के अंदर उस प्लेनेट का कहीं ना कहीं एक वाइब्रेशन सी ऐड हो जाती है, सिर्फ इतना ही रहता है। सो कंजंक्शन बिल्कुल डिफरेंट चीज है, बहुत भारी भरकम चीज है, और दृष्टि जो है थोड़ी हल्की चीज है, लेकिन ये उस घर के एट्रीब्यूट्स को पूरी तरह से बदल तो देती है। बिल्कुल सर, इसीलिए कहते हैं ना कि ज्योतिष में सिर्फ आप एक हाउस को या एक प्लैनेट को देखकर ये मत बताइए कि मेरा फ्यूचर ये होगा या मेरी लाइफ ये होगी, क्योंकि ये सोचिए कि उसी हाउस में और प्लैनेट भी बैठे हैं, और दूसरे प्लैनेट्स की दृष्टि भी है, डिग्रीज भी है, कितना कुछ है। तो सर अगर मैं कंक्लूड करूँ आज के इस पॉडकास्ट को, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि उनके चार्ट में मोस्ट बेनिफिक दृष्टि कौन सी है, ये उन्हें कैसे पता लगेगा? देखिए, किसी भी बर्थ चार्ट में सबसे बेनिफिक दृष्टि देखनी है। शनि भी बेनिफिक दृष्टि दे सकते हैं, गुरु भी बेनिफिक दृष्टि दे सकते हैं, और मंगल भी बेनिफिक दृष्टि दे सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। डिपेंड ये करता है उस समय पे आपकी बेनिफिट की परिभाषा क्या है। एक स्टूडेंट के लिए क्लास में पास करना या किसी कंपटीशन में पास करना एक बेनिफिट हो सकता है। किसी एक यंग एज, अर्ली यंग एज के लिए अपने लिए मनपसंद प्रेमी प्रेमिका या जीवन साथी पाना बेनिफिट हो सकता है। एक जॉब सीकर के लिए नौकरी पाना एक बेनिफिट हो सकता है। एक अभावग्रस्त इंसान के लिए जीवन में अबंडेंस पाना एक बेनिफिट हो सकता है। तो डिपेंड ये करता है कि आपका उस समय का जो रिक्वायर्ड बेनिफिट है वो है क्या, और उस बेनिफिट के प्रति भाव चेक करिए। यानी पैसा चाहिए तो आपको 2nd हाउस 11th हाउस देखना होगा, उस पर दृष्टियां चेक करिए। उस पर अगर शनि की दृष्टि है तो वो मेहनत करवाएगी, मंगल की दृष्टि है 8वीं है तो वो भूकंप लाके सेटल करवाएगी, 4थी है तो आपको प्रोटेक्शन देगी, बृहस्पति है तो वो सिखाएगा या पढ़ाएगा। तो इस तरह से हमें पहले चीजों को नोट करना है, फिर उसको ढंग से अप्लाई करना है। अफरा तफरी में कुछ नहीं करेंगे। अफरा तफरी में सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी बन सकती है। आपको अगर चीजों को सही से देखना है तो खिचड़ी क्या है कि खिचड़ी अगर बर्तन में बने तो तबीयत ठीक कर देती है, दिमाग में बने तो तबीयत खराब कर देती है। तो ये खिचड़ी दिमाग में नहीं बनने देंगे। और अपने चार्ट में तो बिल्कुल नहीं बना। जी बिल्कुल। सो डेफिनेटली, एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस को आज खुद का चार्ट बहुत ही एक डिटेल तरीके से समझ आया, क्योंकि आज हमने एक बहुत ही नुआंस टॉपिक उठाया था। यूजुअली हम बस एक प्लैनेट को एक घर में देख लिया और फिर उसके कारक तत्व से उसे एसोसिएट कर दिया। बट दृष्टि, वो कहते हैं ना जैसे कि आपके पड़ोसियों की भी आपके ऊपर नजर रहती है, दीवारों के भी कान होते हैं, तो आपकी एनर्जी तो यहाँ है बट सराउंडिंग में हमें बहुत अफेक्ट कर रहा है ना, तो आपके चार्ट में भी वो है। सिर्फ वो प्लैनेट नहीं, जो ग्रह उसे देख रहे हैं, उस हाउस को देख रहे हैं, वो भी आपकी एनर्जी को अफेक्ट कर रहा है। तो सर बहुत ही अच्छा डिस्कशन था, बहुत मजा आया, और एवरी टाइम इट्स न्यू नॉलेज विद यू। सो आई एम श्योर आवर ऑडियंस इक्वली एंजॉयड इट। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। धन्यवाद। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आपका जुपिटर, आपका मंगल, आपका शनि, आपके राहु केतु कौन कौन सी दृष्टियां आपके चार्ट में कर रहे हैं, कौन से ग्रह पर कर रहे हैं, कौन से भाव में कर रहे हैं, और आपको अपनी लाइफ में क्या इफेक्ट्स दिखे हैं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम सर के साथ और कौन से टॉपिक्स पर चर्चा करें। हम मिलते हैं जल्द ही। मैं हूँ आपकी होस्ट रंगोली शर्मा। नमस्ते।